प्रिय छात्रों, आज हम आप लोगों को सामाजिक विषय के अंतर्गत कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं। सो आप लोग ध्यान दें और हमारे वीडियो को इसी प्रकार से आप लोग लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। तो देखिए, सबसे पहले आज हम आप लोगों को वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पी प्रश्न के अंतर्गत लेकर के चल रहे हैं। कहते हैं कि किस सन में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसका उदय किस सन में हुआ था। मतलब जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसका उदय किस सन में हुआ था। तो देखिए 1804 ईस्वी में हुआ था। कहते हैं फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई थी। किस सन में हुई थी? 1848 ईस्वी में हुई थी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? समझ रहे हैं आप लोग? या फिर नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली या यंग यूरोप बनाया था? तो जैसे आपका गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, कायूर, जिसे काबूर भी कहते हैं, मेजनी, तो कौन थे आपके? यंग इटली का जो संस्थापक था वो आपका जो है मेजनी के नाम से विख्यात था। कहते हैं कि किस संधि के द्वारा किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। पेरिस की संधि, वर्साय की संधि, वियना की संधि, या फिर कुस्तुनतुनिया की संधि। तो किसकी संधि? कुस्तुनतुनिया की संधि से जो है यूनान के स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान हुई थी। अब आपका एक अगला प्रश्न आपका है कि यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है, क्या करता है? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मतलब जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये मैटरनिख ने लिखा है, कहा है, या काबूर ने कहा है, या बिस्मार्क ने कहा है, या फिर मेजनी ने कहा है। तो ये देखिए आपका जो प्रश्न है ये मैटरनिख ने कहा हुआ है। फ्रांस की क्रांति हुई किस सन में? या फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? या फ्रांस की क्रांति कब
हुई थी। मतलब किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को घुमाया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है कि 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इस प्रकार से आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान दें वीडियो के माध्यम से। कहते हैं कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, मतलब राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ उसको क्या कहते हैं, या राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, इंग्लैंड में। तो कहाँ हुआ? फ्रांस में। जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 में, 1872 में, 1876 में या 1880 में? तो किस वर्ष हुआ? जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? जब वो पूर्ण रूप से क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो 1871 ईस्वी में जर्मनी जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। एक अगला प्रश्न आपका है जिसपे कई प्रकार से प्रश्नों को घुमाया गया है। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? या जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? या जर्मनी के एकीकरण का जनक कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क, वाइजर विलियम प्रथम, या हिटलर, या मेत्सनी? तो कहते हैं कि ऑटो वान बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। या जर्मनी का एकीकरण श्रेय किसको दिया जाता है? या जर्मनी के एकीकरण की मुख्य भूमिका किसकी थी? तो वो कौन थे? ऑटो वान बिस्मार्क थे। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? या नेपोलियन का संबंध था? तो ये बताना है आपको कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था, इंग्लैंड से था। तो कैसे था आपका? फ्रांस से था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? इटली का नेतृत्व जो है या एकीकरण, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वान बिस्मार्क, नेपोलियन या विलियम प्रथम? तो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डो ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी या बाल्डो, इसके द्वारा एकीकरण का नेतृत्व किया गया था। कहते हैं कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, या सैन्य शासन की स्थापना हुई, या गणतंत्र की स्थापना हुई? तो 1848 की फ्रांसीसी राज्य की क्रांति के फलस्वरूप जो है गणतंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, काय की स्थापना की गई थी? गणतंत्र की स्थापना की गई थी। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था। जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था राष्ट्र, संविधान, आम जनता या संसद। तो जर्मन में जो संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय जो बताया गया वो केवल क्या बताया गया? राष्ट्र के लिए बताया गया। एक आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है संसदीय क्या है? संसदीय क्या है?
संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में? तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई। जो है संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? तो संसद का जो प्रजातंत्र जो बनाया गया था तो सर्वप्रथम इंग्लैंड में इसकी स्थापना की गई थी। ज्यूसेपे मेसनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। ज्यूसेपे के द्वारा मेसनी ज्यूसेपे जो मेसनी थे उनके द्वारा जो गुप्त संगठन स्थापित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? यंग इटली में। कहाँ पर? यंग इटली में। नेपोलियन की पराजय कब हुई? नेपोलियन की पराजय कब हुई, किस सन में हुई? तो 1814 ईस्वी में या 1815 में या फिर 1816 में या 1817, मतलब 14, 15, 16, 17, ठीक है ना, लगातार सन दी गई हैं। तो आप बहुत भी देखिए विचलित होने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा दिमाग लगा लीजिए कि सन 1815 ईस्वी में जो है इसमें नेपोलियन की पराजय हुई थी। अब बताते हैं कि ऑटो वन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। जो ऑटो वन बिस्मार्क जो थे तो उनका संबंध किस देश से था? वो था जर्मनी से। किस देश से था? जर्मनी से था। अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न और भी आता है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? निम्नलिखित में किसे जो है 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? विलियम प्रथम को या विलियम द्वितीय को? फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को या फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को? तो क्या है आपका विलियम जो प्रथम थे तो विलियम प्रथम को सन 1871 ईस्वी में जर्मन का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो असीमित राजतंत्र था, सीमित राजतंत्र था या प्रजातंत्र था या गणतंत्र था? तो क्या बताएंगे आप कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? वो जो था आपका सीमित राजतंत्र था। कैसा था? सीमित राजतंत्र था। आप लोगों के लिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया? कहते हैं काइजर विलियम प्रथम को या विलियम द्वितीय को या फ्रेडरिक विल्हेम प्रथम को या ऑटो वन बिस्मार्क को? तो क्या है कि काइजर विलियम जो प्रथम थे तो उनको जो है 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था और 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को घोषित किया गया था, जिनका नाम क्या है? काइजर विलियम प्रथम। कौन है? अब आप यहाँ पर देखिए, घबराए नहीं। ऐसे ही दो प्रकार के प्रश्न हुए। हमने आपको पहले भी एक प्रश्न बताया जो कि निम्नलिखित में किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। फिर वही चीज आई कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया। ये दोनों प्रश्न एक ही तरीके के हैं, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क कर दिया कि विलियम प्रथम को, विलियम द्वितीय को, फ्रेडरिक विलियम प्रथम को या फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को कितना कर दिया गया। तो आपका आया अब यहाँ पर विलियम प्रथम। अब आप यहाँ पर ये मत घबरा जाएं कि काइजर विलियम प्रथम यहाँ पर और विलियम द्वितीय और फ्रेडरिक विलियम प्रथम और ऑटो वन बिस्मार्क कर दिया गया। तो जो काइजर जो थे
तो उनका पूरा नाम क्या था? विलियम प्रथम का नाम था काइजर विलियम प्रथम। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप लोग घबरा जाएं, दोनों प्रश्नों का एक ही जवाब है। इनका पूरा नाम था काइजर विलियम प्रथम। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित किया गया? किसको? तो एमुनुएल द्वितीय को, जियोसेपे मेसनी को, विलियम प्रथम को, या जियोसेपे गैरिबाल्डी को? किसको किया गया? एमुनुएल द्वितीय को किया गया था। एक प्रश्न आप लोगों के लिए फिर आया, निम्नलिखित में कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, सामंत व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। तो क्या है? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार। जियोसेपे मेसनी का संबंध था। जियोसेपे मेसनी का संबंध था इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, या फ्रांस के राष्ट्रवाद से। तो क्या बताना है? जियोसेपे मेसनी का संबंध जो था वो इटली के एकीकरण से था। किससे था? इटली के एकीकरण से था। तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दें, घबराने की जरूरत नहीं है और आप समझदार हैं। ठीक है ना? इसलिए आप लोग यहाँ पर समझें। अब फिर कहते हैं वियना। वियना की संधि कब हुई? वियना की संधि कब हुई? तो 1814 में, 15 में, 16 में, 17 में। देखिए यही प्रश्न अभी आपको मैंने बताया, नेपोलियन की पराजय कब हुई। अब यहाँ पर प्रश्न आया वियना की संधि कब हुई। तो नेपोलियन की पराजय 14, 15, 16, 17 बताया, और वियना की संधि कब हुई? तो 14, 15, 16, 17। ठीक ना? यहाँ नेपोलियन की पराजय हुई, यहाँ वियना की संधि हुई। ठीक है ना? तो वियना की संधि सन 1815 में हुई थी। निरंकुश का तात्पर्य है, निरंकुशवाद जो है, तो निरंकुशवाद का जो तात्पर्य है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। नंबर 2, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है, और ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है, और ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता। तो ये चीज आई यहाँ पर उत्तर में कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। उदारवाद से क्या तात्पर्य है? उदारवाद से क्या तात्पर्य है? निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, या कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। यहाँ पर क्या हुआ? व्यक्ति के स्वतंत्रता पर कानून की जो है समानता के बारे में बताया गया। 1789 क्या है? 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ? फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो क्या है? फ्रांस की क्रांति है। निम्नलिखित में से किसने 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 लोगों का अभिमान का नेतृत्व किया गया? गैरिबाल्डी द्वारा, काबूर द्वारा, मैजनी के द्वारा, बिस्मार्क के द्वारा? गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया। ठीक है ना? इस प्रकार से आप लोग ध्यान दें। और राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई?
अमेरिका की क्रांति के द्वारा, फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा, गौरवमयी क्रांति के द्वारा, रूस की क्रांति के द्वारा। तो क्या बताएंगे आप? फ्रांसीसी क्रांति के द्वारा की गई। मैं आज आपको जो मैंने प्रश्नों के अंतर्गत, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अंतर्गत, बहुविकल्पित प्रश्नों के अंतर्गत मैंने आप लोगों को जो है इन प्रश्नों को बताया, सो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दें। मैं अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों को जो है आज लाइव पर बताऊंगा, सो आप लोग लाइव पर हमारे जुड़ जाएं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि गर्मी अब बहुत अत्यधिक पड़ने लगी है। आप लोग सुबह या शाम किसी न किसी तरीके से आप लोग जो है वीडियो के माध्यम से आप लोग ध्यान देते रहें और हम इसी बात पर आप लोग करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। श्री राधे राधे।